ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर डी। इस थियरी का नाम है, सुनो, एओ भड़क। एओ भड़क मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग असेसिस के ऊपर कभी कभी एओ भड़क जाता है। अब वो क्यों भड़कता है, भड़क के क्या करता है, कब भड़कता है, वो थियरी है। तो सी, लॉ में लिखा है कि अगर असेसी ने एएलपी कंप्यूट नहीं किया एज पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, तो एओ की सटक जाएगी। एंड फिर एओ बोलेगा, भाई तूने एएलपी नहीं निकाला, निकाला तो भी रद्दी मेथड से निकाला, अब जाने दे, मैं निकालूंगा। अब एक बार मैंने निकाला ना, तो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे, और बुरे कॉन्सिक्वेंस के नाम पे दो कॉन्सिक्वेंस है। वो नेक्स्ट थियरी है। तो नेक्स्ट थियरी हुई ई, उसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एओ का भड़कना। लेकिन एओ भड़कता कब है, वो अभी तक पढ़ा है नहीं, ऊपर ऊपर से बोला खाली। तो एओ भड़कने के पहले तो 4 सिनेरियो है, और वो भड़क जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस 2 है। गिन के रखो ना, याद करना सब। एओ भड़कता कब है, उसके 4 सर्कमस्टेंसेस है। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एओ भड़क, देयर आर 4 सर्कमस्टेंसेस। एंड व्हाट इफ एओ भड़कोस, एओ भड़क गया ना तो आतामाजी सटकली टाइप होता है, एंड फिर उसके 2 बुरे कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो पहले तो बच्चों को ये पढ़ाना पड़ता है कि भाई ये एओ कब भड़कता है, भड़क के क्या करेगा, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस। तो सी, एक पॉइंट तो मैंने बातों बातों बता ही दिया, तुम लोग गौर से सुने होंगे। तो ये देखो, ये क्या लिखा है इसका मतलब, इफ असेसिव फेल्स टू कंप्यूट एएलपी एज पर दी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अरे मतलब इधर पता है पॉइंट दे के, लेकिन 2 सिनेरियो आ गया। कैसे मालूम में, एक ऐसा असेस जिसे एएलपी कंप्यूट ही नहीं किया है, और एक वो जिससे किया है बट रद्दी मेथड से किया है, जो एओ को पसंद नहीं आया। बट लॉ ने पॉइंट एक ही बना है, इफ असेसिव फेल्स टू कंप्यूट एएलपी एज पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, तो ऑटोमेटिक उस पर वो असेसिव भी आ गया जिससे एएलपी कंप्यूट ही नहीं किया। अरे हु शुड कंप्यूट एएलपी, who should compute ALP? Assessee at what time? At the time of filing the return. But there are some assessee, they don't compute ALP. And फिर how to compute ALP? How? As per the most appropriate method. But there are some assessee who compute ALP as per रद्दी method. तो ऐसे में एओ की सटक जाएगी। एओ बोलेगा तूने एएलपी नहीं निकाला, निकाला तो भी ऐसे रद्दी मेथड से निकाला, अब जाने दे, मैं निकालूंगा। और एक मैंने निकाला ना, तो उसके 2 बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो बाद में बताऊंगा। अरे मतलब एओ पहले तो एएलपी निकालेगा, डेंजरस एएलपी होगा। अरे अपने खुद निकाल ले तो क्या, थोड़ा एक अच्छा डिसेंट एएलपी निकलेगा, लेकिन एओ निकालेगा मतलब एएलपी थोड़ा और डेंजरस होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना। एएलपी में डेंजरस क्या होता है, अरे इमेजिन करो ना, वो प्रोडक्ट की कोई सेल प्राइस है। अरे हमने हमारे ए को कोई प्रोडक्ट बेचा है, उसका सेल प्राइस है, और उस सेल वैल्यू का एएलपी एओ निकाल रहा है। तो एओ तो सेल वैल्यू एकदम स्ट्रिक्ट होकर निकालेगा, तो विल कंप्यूट अ हायर फिगर। और बड़ा एएलपी कंप्यूट करेगा तो बड़ा डिफरेंस अपनी इनकम में ऐड होगा ना, वो खुद भी एक डेंजरस चीज है। एंड फिर उसके 2 बुरे जो कॉन्सिक्वेंस हैं, वो तो मैंने बताए भी नहीं, वो बाद में बताऊंगा। मतलब इसको पहले फील करो, सेंसिटिवाइज करो यार। शराफत से अगर मैं एएलपी निकाल लूं ना, तो चलो एक डिसेंट एएलपी तो निकालूंगा, और वो लोग शायद मान भी लेवे। लेकिन फिर उनकी सटकती है ना, वो लोग जब मैदान पे उतरते हैं ना, कौन सा मैदान, कंप्यूटेशन का, ये लोग जब मैदान पे उतर के कंप्यूटेशन करने आते हैं ना, तो उन लोग तो स्ट्रिक्ट होके निकालते हैं ना। फिर तो इन लोग छोटी छोटी चीज देखते हैं कि तूने अपने ए को ये प्राइस पे बेचा था, नहीं ये नहीं, इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो उन लोग जो सच्चा सेल प्राइस ढूंढेंगे ना, इट विल बी लिटिल मोर। पहले इमेजिन करो, कोई सेल वैल्यू का एएलपी निकाल रहे, और बड़ी एएलपी निकाला तो अपना ट्रांजेक्शन छोटे अमाउंट पे होगा। तो हेंस कॉमा डिफरेंस शैल बी एडेड, जो लिखा था ना कंक्लूजन, बड़ा डिफरेंस अपनी इनकम में ऐड होगा। तो इन शॉर्ट में जस्ट रियलाइज करवा रहा हूँ कि शराफत से खुद एएलपी निकाल लो, खुद निकाल के उसको दिखा दो, बेला पूसा देगा, ठीक है ना, बना चलो हो गया, तो शांति से मान भी जाएगा, क्योंकि ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अवॉइड डूइंग द मेहनत ऑफ कंप्यूटेशन। तो एएलपी कंप्यूटेशन मतलब मगजमारी है। अरे तुम लोगों को सम दिया, सम सॉल्व नहीं करना होता उसको, तो उसको रियल लाइफ सिचुएशन हैंडल करनी होती है। और इमेजिन कोई अलग ही टाइप का विचित्र धंधा असेसी का, अब एओ को उस धंधे का जानकारी भी नहीं है। अरे एओ तो बेचारे इनकम टैक्स में जॉब कर रहा है, तो अगर उसको एएलपी निकालना पड़ा तो एक बार फील करो कितना टेंशन आएगा उसको। फील करो, मैं एओ हूं,
और मेरा एसएससी ऐसा ना उसका कोई टिपिकल धंधा है, अब उसका एएलपी मुझे निकालना पड़े तो उसके धंधे को समझो, उसका क्या बहुत आरएनडी करना पड़ेगा, तब जाके मैं एएलपी ढूंढ पाऊंगा। एंड फिर बाद में इन लोग जो एएलपी निकालेंगे वो थोड़ा खड़ूस एएलपी भी होगा। अरे इन शॉर्ट ये नौबत नहीं लानी चाहिए, और वो लोग भी अवॉइड करते कि नौबत ना आवे। क्यों? क्यों? उन लोग को मैंने बोला बहुत आरएनडी करना पड़ता है, इसलिए क्या खुद एएलपी निकाल के उसके सामने प्रोड्यूस कर दो, स्क्रूटिनी होती है ना, और वो लोग सुख शांति से मान जाते तो अच्छी बात है। तो इन शॉर्ट फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, देयर आर 4 पॉइंट्स। तो फर्स्ट इज व्हेनेवर एसएससी फेल्स टू कंप्यूट एएलपी एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, एओ की सटक जाएगी। ओके, फिर वो खुद एएलपी निकालेगा, तकलीफ होती है उनको लेकिन निकाल के रहते हैं इन लोग, एंड फिर स्ट्रिक्ट एएलपी निकालते हैं, और उसके 2 बुरे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, वो बाद में पढ़ाऊंगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट required under section 92D are not maintained। ये देखो एक सेक्शन 92D है जो बाद वाला सेक्शन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसिस को कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स से बाद में पढ़ेंगे ना, पर जो भी है वो बहुत प्रेशियस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है जो लॉ चाहता है कि हर ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी को मेंटेन करना है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी बोल रहा मतलब क्या? व्हिच ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी? जिनका भी एई प्लस आईटी होता है वो ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी। ये जो मैं बार बार ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी बोले और फील किए, सोचना चाहिए ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी कौन होता है, आता भी डाउट लोगों को, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी मतलब जिन लोगों ने भी एई के साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है, जैसे अपने होमवर्क सब में इंडिका लिमिटेड वॉज ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी, क्योंकि उसने अल्ट्रा लिमिटेड रशिया वाली कंपनी के साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंडिया से रशिया इंटरनेशनल, और दोनों एसोसिएटेड भी थे बिकॉज ऑफ 35%। तो वेन एवर एई प्लस आईटी की जोड़ी जमती है ना, तो असेसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी। तो सुनो बात क्या हो रही थी, हर ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी को कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है। अब कैसा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 92D। पर इतना बता देता हूं, ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की मदद से ही एएलपी निकलता है। अगर ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मेंटेन हो ना, तो एएलपी निकालना आसान हो जाता है। चाहे कोई चार्टेड को निकालना हो कि इनकम टैक्स वालों, किसी को भी निकालना है, इफ दीज इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली, एएलपी कंप्यूटेशन बिकम्स इजी, बिकॉज दीज इंफॉर्मेशन आर फॉर एएलपी कंप्यूटेशन की मदद। अब ये मत सोचना क्या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना, अभी नहीं पूछ सकता, लंबा सेक्शन है बहुत हो। पर तो मेन पॉइंट क्या बताना था, इधर आओ, कम टू द मेन पॉइंट। एओ भड़कता है ना, तो इसको लेके भी भड़क जाता है, यार तुमने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, सटक जाती उसकी। एओ बोलेगा यार जिस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की मदद से लोग बाग एएलपी निकालते, वो तूने जब मेंटेन ही नहीं किया तो क्या खाक एएलपी निकाला होगा? अब जाने दे, मैं निकालूंगा, और एक बार मैंने निकाला ना, उसके 2 बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो बाद में पढ़ाऊंगा। अरे फील करो एओ क्या बात कर रहा है, क्या बोला एओ ने? जिस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की मदद से लोग बाग एएलपी निकालते, वो तूने मेंटेन ही नहीं किया, वाह, तो क्या खाक एएलपी निकाला होगा? फिर तूने निकाला भी होगा तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर जाने दे, मैं निकालूंगा, और एक बार मैंने निकाला ना, तो उसके 2 बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो बाद में आने वाले हैं। सबसे पहला टेंशन तो क्या, वो निकाले तो खड़ूस बन के एएलपी निकालेगा, और बाद में 2 कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो तो पढ़ना ही बाकी है अभी तक, फिर हिम्मत रखो। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड क्या है, ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है ना, इनकम टैक्स वाले कभी भी मांग लेते हैं एसएससी से, एक नोटिस भेजते हैं, चलो वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है ना, भेजो भेजो हमको, और मांगते हैं ना 30 दिन में फर्निश करना पड़ता है, मांगते हैं तो 30 दिन में फर्निश करना पड़ता है। 30 दिन कहाँ से गिनते? एक चिट्ठी आती घर पे, एक पत्र आता है, तो पत्र वाला दिन नहीं, अगले दिन से 30 दिन में फर्निश करना पड़ता है, और फर्निश किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया भड़क जाएगा। एक और भड़कने का पॉइंट, फर्निश नहीं किया, मांगा तो फर्निश नहीं किया, क्या फर्निश नहीं किया? बट सी इन लोग मांगेंगे तो देना पड़ता है, मतलब ये ऐसे नहीं कि रिटर्न फाइलिंग की तरह बाय डिफॉल्ट सबमिट करना ही पड़ता है, ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यू टू प्रिजर्व, बट इफ द डिमांड यू टू फर्निश विद इन 30 days,
लेकिन इफ यू डोंट फर्निश ही विल भड़को। अरे अगला पॉइंट देखो क्या है कि भाई ने मेंटेन किया लेकिन फर्निश नहीं कर रहा है, और फर्निश नहीं किया तो उसे सटक जाएगी कि तू इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दे क्यों नहीं रहे, कुछ लफड़ा है। तो अभी एक काम कर, तू जाने दे, अब मैं एएलपी निकालूंगा, और एक मैंने एएलपी निकाला ना तो उसके दो बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो बाद में बताऊंगा। अरे तीसरी सिचुएशन होगी विच विल भड़काओ एओ। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, होश है तुम लोगों को नींद के नशे में? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एओ शाल भड़क। एक्चुअली लॉ में एओ भड़क लिखा होगा, लॉ हिंदी में होता है, लॉ में क्या लिखा है सुनो, circumstances under which ALP shall be computed by AO। लेकिन मैं ये टोने पढ़ा समझता ही नहीं, मतलब तो फीलिंग देने के लिए भड़क भड़क ऐसा करना पड़ रहा है। बाकी लॉ में क्या लिखा है, circumstances under which ALP is computed by AO, है ना। और ALP is computed by AO को सेंस AO कंप्यूट कर रहा है। AO हमने तो सुना एसएससी को कंप्यूट करना पड़ता है, AO कंप्यूट कर रहा है, ऐसा क्या हो गया था, ये हो गया था। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा सुनो, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन किया, मांगा तो बंदे ने फर्निश भी किया, लेकिन सब इनकरेक्ट और अनरिलायबल डेटा है। ये कौन से डेटा का बात हो रहा है, ये 92D में होता है ना, ये तीनों पॉइंट इससे संबंधित है। इसे देखो साइड में लेके रखा था। मतलब सी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या तो मेंटेन नहीं किया, मेंटेन किया तो फर्निश नहीं किया, मेंटेन किया होगा, फर्निश किया होगा, लेकिन जब देखा तो सब इनकरेक्ट अनरिलायबल डेटा था। अरे ये डेटा क्या होता है, ये डेटा की मदद से ही एएलपी निकलता है। तुम लोग को भी जब पढ़ाऊंगा तुमको लगे हाँ यार ये सब डेटा प्रॉपरली कोई मेंटेन करे तो एएलपी निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन डेटा तो रिलायबल होना चाहिए। लेकिन कई बार ये देखता है यार कैसा थर्ड क्लास अनरिलायबल डेटा रखा है, जाने दे इसको, अब मैं एएलपी निकालूंगा। और एक बार मैंने एएलपी निकाला ना तो उसके दो बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो बाद में पढ़ाऊंगा। अरे कॉन्सिक्वेंस की थियरी अलग है वो। तो ये चार सर्कमस्टेंसेस थी, तो बताओ क्या था। मैम चौकड़ी, व्हाट इज मैम चौकड़ी? मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड नॉट फॉलोड। इंग्लिश में बोलो, इफ assessee fails to compute the ALP as per the most appropriate method। तो ये फर्स्ट सिचुएशन था, इसमें यो भड़क भड़क के क्या करेगा, मैं निकालूंगा एएलपी, बोला ना मैं निकालूंगा, वो खुद निकालने बैठता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मैं यो भड़क के बोलता मैं निकालूंगा, लेकिन मेरे को जम ही नहीं रहा है अभी, उसको जमता ही नहीं एएलपी निकालना, तो टपो की मदद लेता। टपो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ये आगे की थियरी है, 92C के बाद CA। मतलब कंटिन्यूटी फील होगी, फील करो ऐसा। देखो इधर ये भड़क के क्या हो रहा है, तूने ये किया, अब जाने जब मैं निकालूंगा, बोल तो दिया जोश में, लेकिन मेरे को जम ही नहीं रहे। तो नहीं जम रहा तो क्या करता है, अब बोल तो दिया निकालना तो मेरे को ही पड़ेगा, तो वो किसी अपने कलीग की हेल्प लेता है। इनकम टैक्स ऑफिसर उसका कलीग है, वो क्या नाम से आना था, टपो मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ये एओ है और उसी इनकम टैक्स ऑफिसर का आदमी बेटा टपो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, फिर उसकी मदद लेनी पड़ती है एंड फिर उसकी मदद से एएलपी निकालते हैं। और वो सब कैसे होता है अभी मैं खाली ब्रीफिंग दे रहा हूँ, डिटेल में कब आएगा 92C है, सी के बाद अगला सेक्शन क्या है 92C है। बट एनीवेज अभी तो खाली बातों बता दिया। अभी तो क्या समझना है, एओ कब भड़केगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया, फिर ये फटाफट बोल दो, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, मेंटेन किया तो फर्निश नहीं किया, मेंटेन भी किया है फर्निश किया है बट इनकरेक्ट अनरिलायबल। तो इन सब केसेस में एओ भड़क के खुद एएलपी निकालेगा, और एसएससी ने निकाला भी तो डिसरिगार्ड करके वो खुद एएलपी निकालेगा। इट्स लाइक एओ मैदान पे उतरा है, फिर उसका एएलपी पहले तो बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट एंड खड़ूस एएलपी होगा, उससे अपनी इनकम में भयंकर एडिशन हो सकता है, प्लस उसके दो बुरे कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। तुम्हें पता है ये इसका सेक्शन भी तुमको ऐसे याद रखना पड़ेगा, 92C3 92C4, ये फेमस जोड़ी है C3C4। 92C तो पढ़ा ही रहा हूं, बट 92C3 में क्या लिखा है, सर्कमस्टेंसेस व्हेन एओ शाल भड़क, एंड उसके भड़कने के जो दो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो कब से बोलो दो कॉन्सिक्वेंस, वो 92C4 में दिया है। अरे मैं सबसेक्शन भी क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में लिख देते बहुत बार, ALP अंडर 92C3, ALP अंडर 92C3, मतलब एओ ने भड़क के निकाला होगा।
अरे मतलब कभी कभी इन लोग इस कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसा सेक्शन बोला मतलब समझ जा, तो आना चाहिए ना। मोटा मोटी सब 92C है, लेकिन ये सबसेक्शन 3 किसके लिए है? सरकमस्टेंस व्हेन एओ शाल भड़क। और C4 किसके लिए? कॉन्सिक्वेंस दो एओ का भड़कना। सुनो, नोट किया, पॉइंट सिखाना ही बाकी है। लॉ में क्या लिखा है? एओ तू भड़क रहा है ना, भड़क, लेकिन पहले असेसी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और नहीं तो एओ लोग तो क्या लेके बैठ जाते हैं, तूने फर्निश नहीं किया, बस खत्म, अभी तो तू गया। इतना डायरेक्टली उसको भड़क नहीं आना चाहिए। हो सकता है असेसी ने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं फर्निश किया, उसका कोई जेन्यून रीजन था, लेकिन वो जेन्यून रीजन तो कब बता पाएगा? जब उसको बोलने का मौका मिलेगा तो ना। और वो बोले उसकी सुनो, तो हो सकता है उसके कोई जेन्यून रीजन का पता चले, तो भड़का भड़की का माहौल ठंडा हो सकता है। इसे लॉ में क्या बोला? देखो, इन 4 सिनेरियो में तुम भड़क तो सकते हो, लेकिन भड़कने के पहले, यानी कि एएलपी कंप्यूटेशन के लिए मैदान में उतरने के पहले, असेसी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये देखो, ये एग्जांपल में तुम लोग को है ना कॉन्सिक्वेंस का एहसास होगा। एक बुरे कॉन्सिक्वेंस फील होंगे, यार ऐसा क्यों किया, काश मैंने एओ को नहीं भड़काया होता, मतलब असेसी के दिल पे ये बीतेगी। लुक एट दिस, इमेजिन असेसी ने ऐसे रिटर्न फाइल किया था, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ नहीं था उसका, हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 करोड़। रिटर्न फाइल किया उसने ऐसा, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम सेम। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अब सुनो, ये जो मैंने 80I भी लिखा है ना, 80I का जो पूरा परिवार है, लाइक 80IA, IB, IC, ID, IE, IAB, IAC, ये पूरे आई की फैमिली है। हर 80I वाले सेक्शन में पता है कॉमन क्या है? ये मत बोलना आई, जितने भी 80I वाले सेक्शन है ना, हाँ आई उसमें कॉमन है अल्फाबेटिकली, उसमें कॉमन क्या मालूम है? दीज आर सेक्शन टू इंसेंटिवाइज सम बिजनेस इन इंडिया। मतलब कुछ बिजनेस देश के लिए जरूरी है, और जैसे देश के लिए स्टार्टअप जरूरी है, तो उसके लिए 80IAC खोला है। देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, देश के लिए पावर सेक्टर जरूरी है, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, लेकिन देश की तरक्की के लिए सर्टन बिजनेसेस आर इंपॉर्टेंट, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये सेक्शन खोले हुए। अरे मैं तुमको खाली ऊपर ऊपर से एक रफ आइडिया दे रहा हूं अबाउट ये आई वाला फैमिली, क्योंकि सी वो तुम लोग को नॉलेज नहीं होगा ना, तो मेरे लिए पढ़ाना डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा मेन एजेंडा क्या है? कॉन्सिक्वेंस पढ़ाना, लेकिन डायरेक्ट मैं जंप नहीं कर सकता ना, आई नीड सम प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड ऑफ 80I वाले सेक्शन। तो बताओ 80I वाले सेक्शनों में क्या होता है? कोई पूछे ये क्या है 80I भी क्या होता है, तू सीए ना बोल क्या होता है, तो बोलना चाहिए भाई दीज आर सेक्शंस टू इंसेंटिवाइज सर्टन बिजनेस इन इंडिया विच आर गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और उन धंधों को इंसेंटिवाइज किया, इंसेंटिवाइज मतलब मोटिवेशन दिया है कि ऐसा धंधा करो तो आपको टैक्स में ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये इंसेंटिवाइजिंग सेक्शन है। ओके, तो सुनो, उसमें पता है इंसेंटिव क्या है? इन धंधों को, मतलब एक वीआईपी स्पेशल धंधे, उनको पता है क्या फैसिलिटी मिली है? जो भी बिजनेस में इनकम हुआ ना, उसका 30% माफ। ये तो 100 करोड़ है ना, तुम 1000 करोड़ भी कमाओगे ना, 30% माफ। ये देखो 30% लिखा है ना, ये तो 30 ऐसे ही लिखा है, कभी 30 के लिए 100 भी होता है, कभी 25% भी होता है, बस इतना ही है। 3 फिक्स परसेंटेज है, अभी याद कर लो, 100%, 30%, 25%, ये फिक्स परसेंटेजेस ही है। सी मैं फिक्स करके क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? नहीं तो स्टूडेंट को क्या लगता है, हाँ ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लिया होगा 30, 100 करोड़ मेरा एग्जाम्पल है, कुछ भी लिया है मैंने। 30% इज द स्टैंडर्ड परसेंटेज अंडर 80I वाले सेक्शंस। बड़ा 30 की जगह कभी 25 होता है, तो कभी 100 होता है, लेकिन यह सुविधा सभी लोगों के लिए नहीं है। जिन धंधों का देश में इंपॉर्टेंस है, जैसे कोचिंग क्लास वाले कोई शाणे नहीं है देश के लिए, मतलब हम लोग को ये इंसेंटिव नहीं मिलता है, लेकिन कोई स्टार्टअप्स कर रहा है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के धंधे में, ऐसे कुछ पावर सेक्टर का धंधा है, तो उनको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है बताओ, क्या बेनिफिट मिलता है? जो भी धंधे में प्रॉफिट्स हुआ ना, उसका सर्टन परसेंटेज माफ। अब वो सर्टन में ऐसा नहीं, कभी तो 100% ही माफ होता है, कभी 30 तो कभी 25।
तो एक बार के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि मेरा जो एसएससी ना बोर्ड पे, उन लोग को 80 आई भी मिल रहा है। अब ये डिटेल में तो सर 80 आई ए क्या होता है, आई बी क्या होता है, तो मेरे एजेंडा में वो नहीं है पढ़ाना। मुझे तुमको खाली रफ आइडिया दे, रफ मतलब रफ रफ आइडिया दे दी ना। अब छोड़ो ना 80 आई बी वगैरह जो भी होगा, कुछ ऐसा इन लोग ने डिडक्शन क्लेम किया था एंड से इट वाज 30%। तो एक बार निकालो 30%, 30 करोड़। तो ऐसे इन लोग ने रिटर्न फाइल कर दिया और उनका नेट, इसको क्या बोलते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम, रिटर्न फाइल कर दिया। स्क्रूटिनी आई, स्क्रूटिनी में एओ ने पता है क्या नोटिस किया कि यार एएलपी कंप्यूट ही नहीं किया। अरे इन लोग स्क्रूटिनी में स्क्रूटिनाइज करते रिटर्न्स को, और उन लोग चेकिंग करते टाइम नोटिस क्या किए कि एसएससी ने एई प्लस आईटी किया था। क्या बोला मैंने आयुषी, एसएससी ने एई के साथ आईटी किया था, लेकिन एओ को शॉक क्या लगा, एएलपी कंप्यूट ही नहीं किया। तो एओ भड़क गया, और एओ भड़क के क्या बोला, मैं एएलपी निकालूंगा। और मैं निकालने बैठा, और निकालते निकालते लेट्स अज्यूम एक एएलपी निकाल लिया। फिर क्या करेगा एओ, एएलपी निकाल के क्या करेगा, हाँ अरे तुम लोगों को एएलपी निकाल के क्या करते मालूम है कि नहीं, दिन रात एएलपी एएलपी का करते क्या है, एएलपी इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, और वो डिफरेंस इनकम में ऐड करते हैं ना। तो लेट्स अज्यूम एओ ने जो भी एएलपी निकाला था, जो भी होगा छोड़ो ना, जो भी कंपेयर विद द एक्चुअल प्राइस, वो डिफरेंस है ना कुछ 40 करोड़ आया। तो वो 40 करोड़ वो देखिए ना, जरा जरा प्लीज देखो, उसकी इनकम में ऐड कर देगा वो। मेरे को बताओ 40 करोड़ कैसे निकाला, मेरे मन से कुछ भी अमाउंट लेगा, लेकिन कैसे आया, मतलब एओ ने पहले भड़क भड़क के एएलपी निकाला होगा, कुछ भी अमाउंट होगा, फिर वो एएलपी का अमाउंट एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से कंपेयर किया होगा। एक्चुअल प्राइस मतलब जिस प्राइस पे एसएससी ने अपने एई के साथ ट्रांजैक्ट किया है उससे कंपेयर किया, और वो डिफरेंस कुछ 40 करोड़ आ रहा है। तो ऐसे करके इनकम ऐड हो गई। फिर देखो इसके बाद टोटल क्या हो गया, 140 करोड़। अरे असेसमेंट हो रहा है अभी, तो असेसमेंट में एओ ने क्या बोला, देख भाई तू तो रिटर्न में मस्त 100 करोड़ दिखाया था, लेकिन तुझे पता है तूने तो एएलपी वेएलपी कुछ किया ही नहीं, मैंने निकाला है। अब मेरे निकालने के बाद तेरी इनकम 100 से 140 हो गई। और ये सब एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है चलो अभी एएलपी नहीं निकाला, गलती तो मेरी है, ठीक है जो कर रहा है करो ऐड, कम ऑन हिम्मत रखो। अरे यार मैं नजर नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ किसी स्टूडेंट पे, यार मुझे बुरा लग रहा है, कोई बच्चा सुर में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, कम ऑन ध्यान दे, खुद को बोल रहा हूँ। तो अपने किधर पहुंचे थे, एओ भड़क के 40 करोड़ ऐड किया। ओके अब पता है ये सब के बाद एसएससी क्या बोलेगा, ठीक है सर जो किया वो किया। अभी देखो अपना 80 आईबी कैसा था, 30% ऑफ इनकम अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो पहले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में 100 था, तो 100 का 30 था, लेकिन अब तो इनकम फ्रॉम बिजनेस चेंज होके 140 हो गया है। तो चेंज्ड फिगर का 30% निकालो, निकालो ना एक बार, कितना आता है इसका। ये 30% मालूम है क्या है, 80 आईबी में कोई कोई लोगों को 30% मिलता है, किसी को 25, किसी को 100, वो वाला 30 है लॉ वाला। तो 30% इसका कितना आता है, हाँ 42 करोड़। तो एसएससी क्या बोल रहा है, ठीक है चलो ये इनकम चेंज होगी तो 30% ये हो गया ना, लेकिन ये वो बोले नहीं, तेरा ये अमाउंट भाई 30 ही रहेगा। अरे क्या 140 का 30% ये हो गया ना, तो ऑब्वियसली एसएससी तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का 30% है ना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का तो फिगर ही चेंज हो गया, तो उसका 30% फिगर भी चेंज होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये लॉ में कॉन्सिक्वेंस के फॉर्म में लिखा है। और लॉ क्या बोल रहा है, क्यों, तेरे हिसाब से तो इनकम 100 ही थी ना, तूने बड़ा 100 दिखा के रिटर्न भरा था, नहीं बट वो तो चेंज हुआ ना। चेंज क्यों हुआ, एओ को भड़काया तूने एओ को भड़काया ना, अभी भुगत। तेरे को बोला था ना एएलपी निकालने का, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का, फर्निश करने का, करेक्ट रिलायबल डेटा करने का, तुम करते ही नहीं हो। तो हमको भड़क के फिर एएलपी निकालना पड़ेगा ना। और जब एएलपी निकालने के बाद सुनो,
कुछ ऐड होगा ना तो सिर्फ ऐड ही होगा। वो क्या बोला, ऐड होगा ना तो सिर्फ ऐड ही होगा, उसमें कुछ काटने वाटने नहीं मिलेगा। अरे सी, कुछ अस्सी लोगों को क्या आदत सी हो जाती है, अपने तो करोड़ों भी कमा ले ना 30% तो कटेगा ही। अरे हैबिट सी हो जाती है। सी, तुम लोग के लिए एटी आई आई भी तुम लोगों ने देखा नहीं है, ज्यादा इंटर में पढ़ाते भी नहीं है सब, लेकिन क्या जिन लोगों के धंधे में रियल लाइफ में एटी आईबी आईसी की जिनको आदत हो जाती है ना, तो उनका तो माइंडसेट ही हो जाता है कि चलो अपने तो क्या 200 300 500 करोड़ जो भी कमाएंगे 30% तो कटेगा ही ना। अरे माइंड में फिक्स्ड हो जाता है। जैसे अपने एक इंडिविजुअल लोग क्या सोचते हैं, चल मैं जितना भी कमा मेरा 1.5 लाख तो बाद में काम होगा ना एटीसी का। एटीसी, अरे अपने ऐसे लोग एटीसी में घुसे हुए रहते हैं, LIC प्रीमियम भरा, पीपीएफ पे पैसा डाला, और अपना क्या प्लानिंग रहता है ना, चल जो भी कमाओ 1.5 लाख तो मेरा एटीसी में कट जाएगा। और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर देता कमाने वाला ना। तो ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लोग का क्या होता है, एटी आई भी उनके जीवन में बहुत कॉमन है, तो उनका माइंड ही ऐसा हो गया था, मैं 100 करोड़ भी कमा लू ना 30% तो कटेगा ही ना। लेकिन इधर क्या भारी पड़ रहा है, इधर उसका 40 करोड़ इनकम में जुड़ रहा है, लेकिन उसमें कुछ काट पेट नहीं, वो 40 करोड़ ग्रॉसली ऐड आ गया, तो ये उसको भारी पड़ा ना। फील करो 40 करोड़, इमेजिन करो अगर इसमें भी 30% कट करने मिलता, अरे इसका भी 30% कट करने मिलता तो कितना था, 12 करोड़ का डिडक्शन मिल जाता यार, टैक्स बच सकता था, लेकिन नहीं मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। तुम लोगों को पता है, सुनो, आज अगर है ना कोई दूसरी मुठभेड़ हुई होती ना ए और एसएससी के बीच में, मैं पूरा नहीं बोला, आगे तुम लोग सोचो क्या बोलना चाह रहा हूं। आज अगर दूसरा कोई झगड़ा हुआ होता बिटवीन एओ एंड एसएससी, मतलब अदर देन एएलपी, जैसे कोई स्कूटीनी का झगड़ा इमेजिन करो ना। अरे स्कूटीनी में कैसे डिस्कशंस होते हैं, जैसे एओ ने बोला कि यार तुमने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया तो है, लेकिन आपने कैश पेमेंट्स कितनी सारी की है, और कैश पेमेंट डिसअलाउड है। अरे ये मालूम है कि नहीं, अरे पेमेंट इन कैश डिसअलाउड। तो एओ ने बोला तूने ये कैश पेमेंट किया, ये कैश पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट तो अलाउड ही नहीं है। एनी पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 शुड बी मेड बाय अकाउंट पे चेक। मालूम है रूल, मैं पढ़ाऊंगा, बिजनेस पढ़ाऊंगा ना मैं, तब मालूम पड़ जाएगा। तो कैश पेमेंट को लेके एओ ने बोला नहीं ये कैश पेमेंट तो अलाउड। उसने क्या किया होगा बताओ। अरे एसएससी के नेट प्रॉफिट जो एकदम ही नेटा हुआ था ना, उसके अंदर कैश पेमेंट को एड बैक किया, तो उधर भी तो एड बैक करके प्रॉफिट बढ़ता है ना, लेकिन उधर अपने को मॉडिफाइड अमाउंट मिलता है 42 करोड़। अरे ऐसे तो स्कूटी में प्लस माइनस होता ही है ना, ऐसा थोड़ी जो रिटर्न में हम दिखाते वो इनकम उधर ही फ्रीज हो जाती है। अपने तो रिटर्न में 100 करोड़ दिखाएंगे, लेकिन स्कूटी में तो प्लस माइनस होते रहता है, और वो प्लस हो माइनस होने के जो रिवाइज फिगर है, रिवाइज्ड, उसका 30% कैलकुलेट होता है यूजुअली। हावेवर एओ भड़काओ देन तो रिवाइज फिगर का नहीं होगा, फिर वो ओरिजिनल फिगर भी रहेगा। अरे मतलब ये लोगों को सबक सिखाना पड़ता है कि ऐसा मत कीजिए। आज अगर जैसे और एक एग्जांपल, जैसे किसी ने टीडीएस नहीं काटा है, तुम लोग को ये तो नॉलेज है ना, टीडीएस नहीं काटे तो खर्चा डिसअलाउ होता है, और डिसअलाउ होता है मतलब वो जो नेट प्रॉफिट में नेटा हुआ था उसको भी एड बैक करते। तो ऐसा कोई एड बैक हुआ होगा तो क्या करते बताओ। अरे मतलब 40 करोड़ वॉज बिकॉज टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था, इससे डिसअलाउ हुआ, तो क्या करते। अरे तो ये रिवाइज फिगर का 30% 42 करोड़ देते ना, 42 ही होता। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इन जनरल स्क्रूटिनी में as your income from business modifies, your chapter 6 से automatically modifies, means in fact every deduction जो percentage linked होते हैं ना, तो जैसे ही तुम्हारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में बदलाव आता है ना, तो अमाउंट अपने आप बदल जाता है। लेकिन एएलपी का पंगा लोगे ना, तो वो जो अमाउंट ऐड हुआ है ना वो ऐड हुआ ही रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये पूरा इंग्लिश से बोल के बताओ ना। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस नहीं लगा, अरे कॉन्सिक्वेंस मतलब ऐसा पनिशिंग फील होना चाहिए यार, कर्स फील होना चाहिए, ये तो गलत है। अब पता है इससे एसएससी को क्या सबक मिला, चुपचाप खुद ही एएलपी निकाल लेता ना यार, खुद निकाल लेता तो क्या होता। चलो आखिर ये 40 ऐड ही हुआ ना, अगर खुद से ऐड कर देता तो खुद से तो उसका रिटर्न ही 140 का होता ना, और 140 का तो 30%
ही कुड हैव क्लेम 42 करोड़ का डिडक्शन, बट उसने लापरवाही की, नहीं किया। और जब एओ को तुम मैदान पे उतारोगे ना, तो जो ऐड होगा ना सिर्फ ऐड ही होगा, उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और पता है, सुनो, ये एटीआईबी के लिए नहीं है, एंटायर चैप्टर 6 है। लॉ में क्या लिखा है, एनीथिंग फ्रॉम चैप्टर 6 से इस 40 करोड़ को नहीं मिलेगा। लेकिन सी मैंने एटीआईबी क्यों लिखा मालूम है, दीज आर परसेंटेज लिंक्ड डिडक्शन। क्या बोला, दीज आर, और परसेंटेज लिंक डिडक्शन क्या है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से लिंक्ड परसेंटेज होता है। तो यूजुअली एक इंसान क्या एक्सपेक्ट करेगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस चेंज हुई तो उसका परसेंटेज लिंक्ड अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा ना। इधर में एटीसी का एग्जांपल लेता तो मजा क्या आता बताओ। पहले तो एटीसी वेटीसी इन लोगों को सूट भी नहीं होता, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो इंडिविजुअल लोग लेते हैं। बट इन लोग को एटीआई भी इनका बहुत कॉमन होता है, और वो एज परसेंटेज होता है। लेकिन क्या है, इनकम का अमाउंट चेंज होते ही अपना परसेंटेज वाइज डिडक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया उन लोग के लिए। जबकि लॉ में एटीआई भी नहीं लिखा है। लॉ में क्या लिखा सुनो, ये देखो, इफ एएलपी इज कंप्यूटेड बाय एओ, अरे लॉ पब्लिक को बोल रही है, लॉ क्या बोल रही है, इफ एएलपी इज कंप्यूटेड बाय एओ देन द एडिशन मेड बाय एओ शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ये लॉ के एक्चुअल अल्फाज है। क्या बोला, एडिशन। तुम लोग समझे, मैं एग्जांपल बाद में बना, तो पहले लॉ का जानकार हूं मैं, तो लॉ की जानकारी के हिसाब से मैंने एग्जांपल बनाया। लॉ में लिखा ही क्या है, एडिशन मेड बाय एओ, तो मैंने एग्जांपल बनाता ना एडिशन का माहौल बनाया, तभी तो ये 40 करोड़ से लिया ना, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा। क्या लिखा है, पूरा बोलो, इफ एएलपी इज कंप्यूटेड बाय एओ देन द एडिशन मेड बाय एओ शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये लिखा है। और एडिशन मेड बाय एओ तो होगा ही ना। अरे एओ भी एएलपी निकाल के क्या करेगा, ऐसा उसको फ्रेम करके रखेगा। एएलपी का करते क्या है, वी कंपेयर्ड एएलपी विद द एक्चुअल प्राइस, और डिफरेंस इनकम में ऐड होता है, तो वो एडिशन था। ये एग्जाम में ना सम के फॉर्म में आता है। कैन यू क्रिएट एग्जाम सम, इसमें एग्जाम में सम कैसे बनाएंगे, यही सब पैराग्राफ फॉर्म में देंगे और ऐसा पूछेंगे, एसएससी का कंटेंशन, ये स्टाइल इन लोग ऐसा है ना, पेपर देगा स्टाइल इन लोग टोन। एसएससी का कंटेंशन है कि सिंस हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस मॉडिफाई हुआ है, तो हमारा चैप्टर 6 से मॉडिफाई होना चाहिए और हमें 42 करोड़ का डिडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एओ कह रहा है ऐसा नहीं होगा, आपको 30 ही मिलेगा। अब बच्चे तू बता क्या सही है, तो क्या लिखोगे, आंसर इन 1 लाइन, क्या लिखोगे, ये सही है, ऐसे लिख दो, नहीं 30 सही है, इतना शॉर्ट लिखने होता है, तो क्या लिखोगे। अरे पूछेंगे, एओ बोल रहा है 30, एसएससी बोल रहा है 42 मिलना चाहिए, तो बच्चे तू बता क्या सही है, तो क्या लिटरली इसका मतलब ये नहीं अपने को जो सही रही 30 सही है, इतना आंसर दो, क्या लिखोगे बताओ। पहले दो, एज पर सेक्शन 4, वेरी गुड। 92C3 ने तो भड़का था, वो कॉन्सिक्वेंस का 4 है। एज पर सेक्शन 92C4 इफ एएलपी इज कंप्यूटेड बाय एओ देन द एडिशन मेड बाय एओ शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ऐसा प्रोविजन लिखने का। फिर लिखना चाहिए, इन द गिवन केस AO has computed the ALP and made an addition of 40 crores. So this 40 crores shall not be eligible for deduction. Accordingly, the contention of the assessee is wrong, and the claim and the contention of AO is right, that deduction will remain at 40 crores only. इस तरह से आंसर अरेंज करने का। ओके, तुम लोगों ने ये सुना सेक्शन 10AA। व्हाट इज 10AA? If exporters are located in special economic zone, तो उनको एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का भी डिडक्शन मिलता है। और सुनो, उसमें भी है ना 100% डिडक्शन मिलता है अगर तुम 100% एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट्स करते हो। लेकिन मैं आधा माल इंडिया में बेचता हूँ, आधा एक्सपोर्ट करता हूँ, तो आधा मतलब 50% माफ होता है प्रॉफिट्स। और ये भी कुछ ऐसे ही ऑपरेट करता है। इससे इमेजिन में आधा एक्सपोर्टर था 50%, तो मुझे ये 100 करोड़ का 50% डिडक्शन मिलना चाहिए था। लेकिन अगर तूने एओ को भड़काया ना,
तो ये वो जो भड़क के ऐड करेगा ना, वो सिर्फ ऐड ही होगा, उसमें कुछ आधा वाधा माफ नहीं होगा। अरे आधा मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूमिंग के एक एक्सपोर्टर है जो आधा माल इंडिया में बेचता आधा एक्सपोर्ट करता है। एक्चुअली वो प्रपोर्शन डिसाइड करना पड़ता है। मेरे एग्जाम्पल आधा बोल रहे से 50% प्रॉफिट माफ है। जैसे एटीआई या आईबी में तो क्या है, स्टैंडर्ड है 30%, 25%, 100%। एक्सपोर्टर लोग का कैसा है, डिपेंड्स अपॉन प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट। जैसे मैं 100 के सेल में से 10 का एक्सपोर्ट करता हूँ, बाकी डोमेस्टिक सेल है, तो 10% एक्सपोर्टर हूँ। तो इन शॉर्ट सुनो, एटी आई आईबी वाईबी वगैरह जो है ना, वो भी धंधों को प्रमोट करने के लिए, 10AA भी एक्सपोर्ट के धंधे को प्रमोट करने के लिए। लेकिन दोनों के नेचर में फर्क क्या है, एटी आई आईबी वालों का तो स्टैंडर्ड बोल देना यार 30, 25, 100 फिक्स परसेंटेज है। लेकिन 10AA जो एक्सपोर्ट के धंधों को मिलता है ना, उनका 25-30% फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ योर एक्सपोर्ट। लेकिन ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ, क्योंकि तेरा 10AA भी अफेक्ट होगा। और पता है इनको तो 10AA का बहुत आदत होता है। अरे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तो एक्सपोर्ट तो होते ही रहता है। मेरा पहला एग्जाम्पल जिससे मैंने चैप्टर लॉन्च किया था, याद कर, उसमें एक्स लिमिटेड फॉरेन में माल बेचा था अपना भाई वाई लिमिटेड को, याद है वो तो एक्सपोर्ट ही तो था। तो मल्टीनेशनल कंपनी तो एक्सपोर्ट आए दिन करती है, तो उनको तो 10AA रूटीन है। अरे तो उसको भी आंच आएगी ना, कैसे आंच आएगी, अगर उससे कोई 10AA लिया होगा ना, तो जो प्रॉफिट शो किया उसके बेसिस पे मिलेगा, बाद में जो रिवाइज हुआ उसके बेसिस पे नहीं है। ओके डन में, अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा है ना कुछ जनरल बात से रिवाइज हुआ है एंड थोड़ा एएलपी के झगड़े से। अरे जैसे मान लो 140 था ना, एक्चुअली 150 हुआ था, मतलब 10 करोड़ का एडिशन कोई जनरल बात से था। लाइक तुमने कैश पेमेंट किया है, टीडीएस नहीं काटा था, रिलेटिव्स को एक्सेसिव पेमेंट कर दिया, अरे था ना वो सब यार। इनकम फ्रॉम बिजनेस का थोड़ा तो अंश मत है ना यार। तो अगर कोई जनरल बातों के कारण 10 करोड़ ऐड हुआ था और एएलपी के पंगे में 40 ऐड हुआ था, तुम लोग कान में आवाज नहीं आ रही मेरी, अरे तो क्या होगा, मतलब एक्चुअल 150 हो गया, लेकिन उसमें 10 का एडिशन वॉज बिकॉज ऑफ जनरल, नॉट एएलपी के झगड़े से नहीं था। ऐसी जनरल एओ ने बोला देगी तो ऐड करना पड़ेगा, सही नहीं था। तो टेल में फिर बाद में 110 का मिलेगा, मीन्स 40 का नहीं मिलेगा। सी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे केस लॉ हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, और स्टूडेंट के माइंड में ना ये मेमोरेबल हो जाता है। हाँ सर ने बताया था वो 40 जो ऐड होता है ना, वो ऐड ही होता है, उसपे कुछ नहीं मिलता। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, वो कोई दूसरी बात थी। अरे कोई दूसरी बात नहीं देख रहे लोग, दिशा इग्नोर कर रही है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, ये 40 जैसा था कुछ, लेकिन वो कोई जनरल चीज थी। तो स्टूडेंट के माइंड में ना ये एग्जाम्पल मेमोरेबल हो जाता, मस्त स्टूडेंट आंसर लिख के आता है, नहीं 30 रहेगा 30 रहेगा। अरे 30 नहीं 42 होगा, क्योंकि वो एग्जाम में जो सम आया था ना, इट वॉज 40 करोड़ बिकॉज ऑफ जनरल डिस्कशन में कुछ एड बैक हुआ होगा, तो फिर अपना मॉडिफाइड अमाउंट रहता है। इस पे तो केस लॉस भी हुआ है, सीबीडीटी का सर्कुलर भी है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, और ये जो जनरल के लिए बोल रहा हूँ। और मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब केस लॉस के टॉपिक में पहुंचता हूँ लास्ट में, तो केस लॉ का क्वेश्चन आता, सब लोग मुझे लास्ट में ये आंसर देते हैं, हाँ सर वो 30 रहेगा। मेरे को याद दिलाना पड़ता है, याद है मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग बोला था कि जनरल बातों के कारण हुआ तो अमाउंट मॉडिफाई होता है, तो ये याद रखना, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। ओके सुनो यार, लुक सेक्शन इधर देखो, ये सेकेंड कॉन्सिक्वेंस पढ़ा ना, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है ना, एक कॉन्सिक्वेंस हो गया, दूसरा पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एओ कंप्यूटिंग एएलपी। तो सी सेकेंड कॉन्सिक्वेंस सीखने के पहले कुछ जनरल नॉलेज देना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऐसे पढ़ाया था, भूल गया, अभी तो पढ़ाया था। पहले तुम लोग को एटी आई आईबी का कुछ जनरल नॉलेज दिया, फिर मैं सिखा पाया ना। तो वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल शुरू करने के पहले मेरे को तुम लोग को कुछ जनरल नॉलेज देना पड़ेगा। कैसा जनरल, तो सी जनरल नॉलेज के नाम पे याद रखना, एक सेक्शन है 115A विच सेज के कभी भी नॉन रेसिडेंट्स इंडिया से रॉयल्टी कमाते हैं उनको 10% टैक्स ही आता है खाली।
अरे मतलब कोई फॉरेन की कंपनी या नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया से रॉयल्टी कमा रही है, पहले बताओ वो लोग इंडिया से रॉयल्टी कमा रहे तो इंडिया में टैक्स आएगा ना? अरे कोई एनआर है फिरंगी, उसने, ये इंडिया अपना, देखो ये इंडिया है, ये एनआर है, उसने इंडिया से रॉयल्टी कमाया है, और इंडिया से रॉयल्टी कमाया मतलब इनकम अक्रूज एंड अराइजेस इन इंडिया, तो उनको इंडिया में टैक्स आएगा ना, लेकिन 10% टैक्स ही आता है एज पर सेक्शन 115A। क्यों? अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं तुमको एक रफ नॉलेज दे रहा हूँ, इतनी जानकारी दे रहा हूँ ताकि मैं मेन कुछ और पढ़ा पाऊँ, लेकिन अभी 115A में घुस जाऊंगा, लंबा जाऊंगा ना यार, इसका अलग टॉपिक आएगा बाद में, बहुत सारे 115 पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, देखना, लेकिन बाद में। तो राइट नाउ व्हाट इज 115A बताओ? दिस सेक्शन सेज दैट whenever, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोल थक जाता हूँ, whenever royalty is earned by a foreign company or a non resident, मीन्स कोई फॉरेन का कंपनी है या नॉन रेसिडेंट कोई फिरंग बाहर का, वो इंडिया से अगर रॉयल्टी कमाएगा तो इंडिया वाले उसको टैक्स तो मारेंगे ना पहले। अरे भारत की धरती से कमाएगा, वो किधर का भी रहने वाला हो, कमाया तो इंडिया से ना, तो इंडिया वाले टैक्स तो मारेंगे, लेकिन खाली 10% टैक्स लगता है। ये कंसेशनल रेट है, इसका भी एक लॉजिक है, टू बी डिस्कस लेटर। कंसेशनल नहीं फील हुआ? यू नो यूजुअली फॉरेन कंपनी भारत से कमाती है ना, 40% टैक्स आता है, 40, लेकिन फॉरेन कंपनी रॉयल्टी कमाती है ना तो खाली 10% ही है। इस तरह की है ना, और कई कंसेशनल रेट्स है, कंसेशनल टैक्स रेट्स, विच वी विल डिस्कस इन चैप्टर 115 वाला टॉपिक, एक 115 के टॉपिक में आएगा। एनीवेज इतना खाली नॉलेज रखो, हाँ रॉयल्टी इनकम पे सुना है कि 10% ही टैक्स लगता है, क्यों क्या बाद में बात करेंगे। एक ये जनरल नॉलेज, लंबी सांस लो। एक और नॉलेज, हम लोग कभी भी टीडीएस काटते हैं ना, तो इंडिया में देसी बॉय लोग को पैसा देते हैं ना, देसी बॉयज, तो गिनी चुनी चीजों पे ही टीडीएस आता है। एनआर को पैसा देते हैं ना तो हर इनकम पे टीडीएस काटना पड़ता है, ये भी नॉलेज रखो। अरे आज मैं बोरीली, कांदिवली, घाटकोपर, भांडुप, दिल्ली, गुड़गांव, इंडिया के अंदर ही किसी को पे कर रहा हूं ना, तो गिनी चुनी चीजों पे ही टीडीएस आता है। इतना तो नॉलेज है ना यार, कुछ टीडीएस हर चीज पे कि गिनी चुनी चीज पे? तुम लोगों ने फीस में टीडीएस काट के दिया है, उस पे टीडीएस है ही नहीं ना। अरे मतलब क्या बोल रहा हूँ कि भारत में हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो ओनली सिलेक्टेड आइटम्स आर सब्जेक्ट टू टीडीएस, बट एनआर को तो पैसा दिया ना, एनआर की तो हर इनकम पे टीडीएस आता है। एनआर भारत से कमाया नहीं कि टीडीएस कटेगा, उसमें ऐसा नहीं है, नहीं इस पे तो टीडीएस नहीं आता, इस पे आता ही है। इंडिया में तो हम देसी लोग को पेमेंट करते हैं ना, तो सोचते हैं इस पे टीडीएस आता, नहीं इसमें नहीं आता तो चलो ऐसे ही पे कर दो, इसमें टीडीएस आता तो काट के दो, सोचना पड़ता है ना। लेकिन एनआर लोग के केस में क्या है, आता ही है, ये 195 में लिखा है। और एक, इंडिया में हम लोग कभी टीडीएस काटते हैं तो सुना होगा ना, 10%, 5%, 1%, सुना है कि नहीं बताओ? मतलब टीडीएस एडहॉक परसेंटेज से काटते हैं। एडहॉक मतलब ऐसी रैंडम एस्टिमेटेड परसेंटेज, इट इज नॉट द एक्चुअल टैक्स रेट। मेरे को बताओ, अपने जैसों को टैक्स स्लैब रेट से आता है मैं, लेकिन टीडीएस काटने वाला स्लैब रेट नहीं, 10% काट दिया, 2% काट दिया, ये कल्चर है ना भारत में। लेकिन भारत में पेमेंट्स होती है तो फिरंगी लोग को पेमेंट करते ना, एनआर लोग को, तो एनआर तो जिस रेट से टैक्सा जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। ये डायलॉग याद रखना, मैं बहुत बार बोलूंगा क्लास में। क्या डायलॉग? एनआर जिस रेट से टैक्सा जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। तो जैसे कोई फॉरेन की कंपनी को भारत में 40% टैक्स आता है ना, उसका टीडीएस भी 40% है। रॉयल्टी में 10% टैक्स आ रहा है तो टीडीएस भी 10%। अरे मतलब जो टैक्सिंग रेट है वही काटिंग रेट है। लेकिन रेसिडेंट्स लोग का कैसे होता है? अरे हम जैसों को कोई पैसा देता है तो टीडीएस है जो स्लैब रेट से काट देता है। कैसे काटते हैं? एडहॉक परसेंटेज। क्या होते हैं? एडहॉक परसेंटेज। तो सुनो ध्यान से, देसी बॉय लोग को पैसा देते तो गिनी चुनी चीजों पे टीडीएस आता है एट एडहॉक परसेंटेज, 10%, 1% ऐसे अंदाज से। लेकिन एनआर को पैसा देता है ना, हर एक इनकम पे टीडीएस आता है, और जो रेट से उसको टैक्स आता है ना वही टीडीएस के फॉर्म में कट जाता है। जिस रेट से टैक्स आ जाएगा भारत में उसी रेट से काटा जाएगा, ऐसा 195 में लिखा है।
तो मतलब ये बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, जो वक्त आने पे मैं पढ़ाऊंगा। इसका भी अलग चैप्टर है टीडीएस का, इसका भी अलग टॉपिक है एनआर टैक्सेशन का, बट ये नॉलेज मुझे चाहिए था तो मैं पढ़ा पाऊं। अब वो जनरल चीज हो गई, अभी रीसेट करो माइंड को। जनरल चीज हम लोग क्या पढ़े थे अभी, कौन सी वो जनरल नॉलेज मिल गया, हाँ जनरल नॉलेज आ गया। अभी कॉन्सिक्वेंसेस हो एओ का भड़कना, उससे लिंक करो। अभी ये देखो, ये देखो, ये इंडिया है, ये फॉरेन है। ओके लुक, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। और ये एग्जाम्पल समझते खत्म, आज का खत्म हो जाएगा सब यार, एग्जाम्पल समझो भाई। एक्स लिमिटेड हैज पेड रॉयल्टी टू वाई लिमिटेड। ड्राइंग फील करो, एक्स लिमिटेड इंडिया में, वाई लिमिटेड उसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है फॉरेन में। इसने फॉरेन में रॉयल्टी पे किया है। रॉयल्टी क्यों देते हम लोग? जब हम किसी की इन्वेंशन, किसी का पेटेंट, कॉपीराइट यूज करते तो रॉयल्टी देते ना। रॉयल्टी का भाड़ा फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या बोला? रॉयल्टी का भाड़ा फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे जगह का भाड़ा देते तो रेंट ही बोलते हैं, ये जगह है ना। लेकिन अगर किसी का इंटेलिजेंस, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इन्वेंशन, पेटेंट, कॉपीराइट, वो यूज करने का रेंट देते हैं ना, तो रेंट नहीं बोलते, रॉयल्टी। मतलब रॉयल्टी इज काइंड ऑफ अ रेंट, बट रेंट वर्ड का भी यूज करते, कोई जगह वगह भाड़े पे लेते तो। लेकिन ये जगह भाड़े पे ले किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिया है। हाँ, तो ऐसा समझो ना कि वाई लिमिटेड का हम कोई पेटेंट, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड उसकी हम रॉयल्टी दे रहे हैं, और उसमें टीडीएस क्यों काटा है? मैंने एनआर तो भारत से कुछ भी कमाया ना, हर इनकम पे टीडीएस आता है। अरे देसी बॉय को पैसा देते तो गिनी चुनी चीजों पे टीडीएस आता है ना। लेकिन ये एनआरए की नहीं, बताओ। अरे वाई लिमिटेड फॉरेन का है, तो फॉर इंडियन कंट्री इट इज अ नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट को इंडिया से इनकम मिलती है। पहले बताओ, वाई को इस इनकम पे टैक्स आएगा इंडिया में? आएगा। रॉयल्टी भारत से उभर के आ रही है एंड इनकम अक्रूइंग इन इंडिया, तो एनआर को तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं तो दुबई में रहता, तू रहे ना दुबई में, तू रहे भाड़ में रहे, कमाया किधर से? इंडिया से, तो इंडिया में तो टैक्स आएगा ना। और इंडिया में तो तू जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। और सुना है हमने, आज ही सुना है, एज पर 115A रॉयल्टी इनकम पे टैक्स ही 10% लगता है। बोला था ना मैंने अभी यार। तो जब टैक्स ही 10% लगता है तो टीडीएस भी 10% ही कटेगा। जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। तो ये देखो, $100 की रॉयल्टी उसको मिली है तो वो टैक्सेबल तो है, और उसका रेट भी 10 है, तो उसका 10% टीडीएस 10 हो गया। सी ऐसा मत समझना कि 10 ऐसे ही ले लिया होगा बॉस, मैंने 10 है ना बहुत थॉटफुली लिखा है। क्या थॉट्स आए थे मेरे मन में? हाँ, रॉयल्टी पे तो टैक्स कितना आता है? 10% ना, और एनआर तो 10% से टैक्स आ जाएगा, तो टीडीएस भी। तो वो मन में कैलकुलेशन करके किया, नो इट वाज नॉट रैंडम, इट वाज नॉलेज बेस्ड। हाँ पूरा। ओके, अब है सुनो, कभी भी दो ए मिलते हैं जरूर कुछ कीड़े करते हैं ये लोग। ए प्लस आईटी लफड़ाजनक बात होती है। अरे ए प्लस आईटी है ना, इन लोग पता है क्या झोल किया होगा बताओ? चीटर बनना सीखो, सॉरी चीटिंग करना सीखो, चीटर मत बनना, लेकिन चीटिंग आनी तो चाहिए ना। अरे मैंने क्या, दो ए मिलते हैं ना जरूर कुछ कीड़े करते हैं। अब इन लोग के मन में क्या पाप आया मालूम है? अरे कपटी बुद्धि बनाओ थोड़ी। नहीं वो चलो क्रिएटेड होगा, लेकिन नाउ इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट मैनिपुलेशन डू विल डू? सी हमेशा ना इंडिया वाला बन के सोचा करो इस चैप्टर में। अरे मेरे एग्जाम में इंडिया फॉरेन सब आ जाता है ना, बट यू टू थिंक फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया होगा? रॉयल्टी बढ़ा चढ़ा के पे किया है। अरे मतलब रॉयल्टी जो होनी चाहिए भाड़ में गया, बढ़ा चढ़ा के पेमेंट किया है। क्या सोच के? अपने भाई को ही दिया ना, अपना भाई है, एसोसिएटेड है ना। अरे बढ़ा चढ़ा के क्यों पे किया है? अरे एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा तो एक्स का प्रॉफिट कम, टैक्स बचेगा ना। लेकिन सी अपना तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बोल, अपने भाई का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अपने भाई को इंडिया में 10% ही टैक्स आता है, लेकिन अपने को तो 30% टैक्स आता है। क्या बताया बताओ? अपने भाई को ये रॉयल्टी पे कितना टैक्स आता है? एज पर सेक्शन
115 जो हमने रिसेंटली नॉलेज लिया, तो अपना जो वाई लिमिटेड है वो रॉयल्टी कमाएगा ना, तो उसको कितनी भी रॉयल्टी दिखे टैक्स कितना आएगा 10%। अभी तुम लोग ये मत सोच सर वो 5% वहां पर, हाँ वो ठीक है, वाई लिमिटेड को फॉरेन में भी 5% टैक्स लगता है, लेकिन वो डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिल जाता है। तुम लोग उसको लेके मत बैठना, मैंने पहले भी एक बार बोला था। इधर डबल टैक्स का थॉट क्यों आया कि वाई इंडिया से कमावे, इंडिया वाले भी मारे टैक्स, और ये जिस देश का वासी है वो देश भी बोलेगा तू हमारे देश का है, हमको टैक्स भर 5%, तो डबल टैक्स भी होने वाला है इधर। लेकिन वो बाद में फिट्टूस हो जाता है, उसकी डबल टैक्स से रिलीफ मिलती है, वो टेंशन छोड़ो ना। अभी तुम 5 पे नजर मत डालो। अभी तुम लोग देखना, एक्स ने क्या सोचा कि हमारे भाई तो रॉयल्टी कमाएगा तो खाली 10% टैक्स है, लेकिन हमारा तो 30%, मतलब ये यूजुअल धंधा कर रहा है, 30% टैक्स बचेगा, प्रॉफिट्स कम होगा ना, तो फायदा हो जाएगा ना। मतलब ये सोच के इन लोगों ने चीटिंग की होगी। और चलो फॉरेन में भी टैक्स लगे तो कितना है 5% ही, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, वाई लिमिटेड को इंडिया का फॉरेन का दोनों टैक्स एक बार का लग जाता है, लेकिन उसका बाद में रिलीफ मिलता है, लेकिन वो मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट इन लोग ने कुछ सोच के चीटिंग की, और चीटिंग के चक्कर में क्या क्या रॉयल्टी बढ़ा चढ़ा के पे की। ओके नाउ टेल मी, एक्स लिमिटेड का ड्यूटी क्या बनता था, खुद एएलपी निकालना चाहिए था। हु शुड कंप्यूट एएलपी, एंड इधर मेरा एसएससी एक्स है, उसको खुद को निकालना चाहिए था, लेकिन उससे निकाला ही नहीं, ऐसे ही रिटर्न फाइल कर दिया। कैसे मालूम है? तो कैसे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी का खर्चा दिखाया, कितना था $100, और जो भी नेट प्रॉफिट बनता है वो हिसाब से उसने अपना रिटर्न, अरे खाली पीएनएल बना के रखा है, मेरे को एक्सप्लेनेशन में काम आएगा, रिटर्न में कोई पीएनएल नहीं भेजना है, पर जो भी है कंप्यूटेशन ही होता है ना, तो कंप्यूटेशन में उन लोगों ने रॉयल्टी का $100 का खर्चा क्लेम कर रिटर्न फाइल कर दिया। ओके, स्क्रूटिनी आई फिर, और स्क्रूटिनी एओ ने क्या देखा, यार तुमने रॉयल्टी पे किया ना अपने भाई को, तेरा एसोसिएटेड है ना, तेरा उससे सब गम्फो वाला रिश्ता है ना, तूने एएलपी कंप्यूट नहीं किया। नहीं नहीं किया हमने, हमको बराबर ही लग रहा है। क्या बराबर लग रहा है? एएलपी निकालना चाहिए था। एसएससी फेल्स टू कंप्यूट एएलपी, एओ भड़क, एसएससी फेल्स टू कंप्यूट एएलपी, एओ भड़क गया। और एओ भड़क के क्या कर रहा है, तुम लोग समझो मेरा प्लान क्या, मैं धीरे धीरे एओ को भड़का रहा हूँ, फिर कॉन्सिक्वेंस की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा समझा भी करो ऐसे। तो अभी एओ भड़क गया, क्यों भड़का, बिकॉज एसएससी ने एएलपी कंप्यूट नहीं किया, तो एओ क्या बोला, मैं एएलपी निकालूंगा। अब बताओ एओ कैसे निकालेगा एएलपी इसका? एओ की जगह पे आके देखो, आज अगर मैं एओ हूं तो इसका एएलपी कैसे निकालूंगा? अरे इमेजिन करो मैं एओ हूं और मेरा दिमाग सटक गया कि तूने रॉयल्टी दिया है, मेरे को शक जा रहा है। मुझे क्या शक जा रहा है कि इसने जरूर बड़ा चढ़ा के रॉयल्टी दिखाया है, और उससे एएलपी नहीं निकाला, तो मैं तो नहीं चुप, मैं निकालूंगा, मैं एओ, हाँ एओ। तो पता है एज एओ मैं क्या करूंगा, देख आयुष हिम्मत रख, मैं चला जाऊंगा सीधा, कल मिलेंगे हम लोग बाद में। तो मैं भड़क के क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा, चलो कि वाई लिमिटेड को दूसरे भी तो रॉयल्टी देते होंगे। ये देखो आउटसाइडर्स, जिस तरह से, कंप्लीट में सेंटेंस, जिस तरह से एक्स लिमिटेड वाई को रॉयल्टी दे रहा है, वैसे कुछ आउटसाइडर्स लोग भी रॉयल्टी देते होंगे। क्योंकि सी वाई लिमिटेड ने जो भी इन्वेंशन की होगी, उसकी इन्वेंशन तो गांव दुनिया यूज करती होगी। अरे आज मैं भी कोई इन्वेंशन करूँ ना, मैं तो गांव दुनिया को यूज करने दूंगा, पैसा कमाने मिलता है। इन्वेंशन किया ही क्यों, कमाने के लिए। तो वाई ने भी इन्वेंशन की होगी, तो ऐसा थोड़ी उसने अपनी इन्वेंशन सिर्फ एक्स के लिए की थी। अब उसकी इन्वेंशन इतनी यूनिक है कि हर कोई यूज कर रहा है। अरे तो इमेजिन करो कि वाई की इन्वेंशन दूसरे भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पता चला दूसरे रॉयल्टी कितना दे रहे मालूम है, $60 का। अरे आउटसाइडर्स लोग $60 रॉयल्टी दे रहे। अरे एओ ने फाइंड आउट किया, एओ मेहनत किया, एओ भड़का है ना। एओ क्या बोले, मैं निकालूंगा। उसने क्या किया, पहले फाइंड आउट किया कि जिस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये रॉयल्टी दे रहा है, वैसी इन्वेंशन कोई दूसरे यूज करते तो वो कितना रॉयल्टी देते। तो पता ले, गांव दुनिया इसको रॉयल्टी 60 का दे रही है, और तू 100 दिखा रहा है, खर्चा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन पता है इधर ही डाउट आ सकता है, सर अगर ऐसा कोई आउटसाइडर है ही नहीं तो कई बार जीवन में ऐसा होता है, इसको सच मान के चलना पड़ता है, फिर सच्चा ही होगा। और बराबर है, क्योंकि सी
कोई इनोवेशन होते हैं ना, उसका कोई बेंचमार्क नहीं होता, इसका यही रॉयल्टी होना चाहिए। अरे मैंने कोई अलग ही खोज की है, अब मैं उसकी रॉयल्टी 500 रुपया मांगू कि 5,000 करोड़ मांगू, मेरी मर्जी। इनोवेशन तो इनोवेशन होता है ना। लेकिन इधर हम लोग छाती ठोक के क्यों बोल सकते गलत है, कि अपने को इसकी इन्वेंशन यूज करने वाले दूसरे मिल गए, तब बोला वाह, दूसरे ये इन्वेंशन यूज करके रॉयल्टी 60 देते और तू 100 दे रहा है। तब अपने को एएलपी का पता चला। मतलब कहने का मतलब शायद हम लोग एएलपी न भी निकाल पाते अगर ऐसा होता, कैसा कैसा, कि वाई की इन्वेंशन सिर्फ एक्स ही यूज कर रहा है एक्सक्लूसिवली, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द ट्रू प्राइस ऑफ रॉयल्टी फॉर किसी की इन्वेंशन। अरे ऐसा भी हो सकता, लेकिन वो जोन पे मत जाओ ना एक बार यार। ऐसा मान लो कि वाई लिमिटेड का इन्वेंशन दूसरे भी यूज करे, लेकिन दूसरे कितना रॉयल्टी दे रहे, 60। तो ये देखो, एओ ने भड़क के एएलपी कंप्यूट किया कितना, $60। अब डायलॉग बाजी चालू करो, अभी खत्म होने में है। अरे अभी एओ क्या बोलेगा, वाह गांव दुनिया तुझे रॉयल्टी 60 का दे रही है और ये भाई साहब तेरे को 100 दे रहा है, शोन मोर एक्सपेंस, फील करो, शोन मोर एक्सपेंस, चीटिंग, हैंस कॉमा। ये देखो, ये देखो, इसमें से सही अमाउंट 60 है, इतना तो अप्रूव कर देंगे। अरे पीएनएल अकाउंट इमेजिन करो ना, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, ये एओ डिसअलाउ कर देगा। मतलब ये इन लोग का नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एड बैक हो जाएगा। अभी तक भी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, ये तो मालूम ही होता है, मुझे अभी तक कॉन्सिक्वेंस की फीलिंग नहीं दे पाया हो। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कॉन्सिक्वेंस मालूम है, गैस करो क्या होगा अभी। पहले यहां तक तो मैं, डू यू एग्री, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है। अरे ये सब तो बातें कर ही रहा हूं ना, ये डिफरेंस इनकम ऐड करना है, कॉन्सिक्वेंस वाली फीलिंग देखो अभी आएगी, बोल दिया तो कोई एक जन। सी अब क्या होगा ना, मैं जैसे ही इसकी स्कूटी, ये सब स्कूटीनी में होता है, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एओ भड़कता है, ये सब कब होता है, स्कूटीनी में। तो जैसे ही एओ भड़का ना, तो एओ ने भड़का भड़की करके ये तो कर दिया, ये स्कूटीनी एक्स की हुई थी, और वहां से उसका भाई चीख रहा है, भाई कौन उसका, वो क्या चीख रहा है, अरे रॉयल्टी मतलब 100 नहीं है, 60 है, लेकिन टीडीएस तो 100 पे कटा था। अरे भाई क्या चीख रहा है, अरे ये स्कूटी नहीं होने के पश्चात भाई क्या बोला, वो मतलब रॉयल्टी का सही अमाउंट 60 है, मतलब 100 नहीं है। अरे 100 डिसअप्रूव हो गया ना, तो क्या बोले, अब बट टीडीएस तो 100 पे कटा था। अरे 100 पे कटा, जब रॉयल्टी का सही अमाउंट 60 है तो सही टीडीएस 6 होना चाहिए। 6 कैसे निकला मुझसे, 10%। जब रॉयल्टी का सही अमाउंट 60 है तो टीडीएस कितना होना चाहिए, 10%, 6। लेकिन भाई क्या बोल रहा है, भारत वालों ने मेरा टीडीएस ज्यादा काटा है, फिर मेरे को रिफंड चाहिए। वो मांगेगा लेकिन नहीं मिलेगा। हम उसको बोलेंगे क्यों, तुम लोग के हिसाब से तो 100 बराबर था ना, तुम लोग तो 100 ही दिखाए, तू भी तेरी इनकम 100 की दिखाया होगा, तेरे भाई ने भी खर्चा, इसके लिए इनकम है, तूने भी इनकम 100 की दिखाई, तेरे भाई ने, कमन हिम्मत रखा आयुषी, तूने भी इनकम 100 दिखाई, तेरे भाई ने भी खर्चा 100 दिखाया, तुम लोग तो 100 ही सही माने बैठे रहे। नहीं बट वो 60 हो गया, वो 60 हमने किया है, हम लोग को तकलीफ हो रही थी इसलिए। लेकिन हमने ये जो किया है ना, वो किसके लिए क्या है, कि हमें जो चोट पहुंच रही है वो चोट ना पहुंचे, लेकिन तेरे को थोड़ी फायदा मिलेगा उसका। तेरे लिए रॉयल्टी 100 था ना, 100 ही रहेगा, उसमें 10 का टीडीएस कटा, 10 ही रहेगा। तो ये मत एक्सपेक्ट करके वो टीडीएस मॉडिफाई होके तुझे रिफंड मिल जाए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका भाई, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, वाई लिमिटेड बोल रहा है कि मेरे को टीडीएस का रिफंड चाहिए। उसका ग्राउंड्स क्या है बोलने का, कि सिंस फॉर एक्स लिमिटेड रॉयल्टी हैज बीन अप्रूव्ड एट 60, तो सिंस द प्रॉपर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज 60, तो फॉर मी द इनकम शुड ऑल्सो बी 60 ना, क्योंकि जो उसका एक्सपेंस है मेरा वही तो इनकम है। और जब रॉयल्टी 60 ही है तो टीडीएस भी 60 के हिसाब से 10% कितना, 60 का 6 होना चाहिए। लेकिन भारत में 6 नहीं, मेरा 10 का टीडीएस कटा है। तो सोचो करोड़ में अमाउंट है, सब 10 करोड़ कट गया है, और वो बोला 6 करोड़ ही कटना चाहिए, और रिफंड एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं मिलेगा। ये कॉन्सिक्वेंस है। मतलब गवर्नमेंट क्या बता रही मालूम है,
देखो हम लोग एएलपी के लिए मैदान पे उतरेंगे ना, तो हम लोग हमारा फायदा देखेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, हमको जिधर चोट पहुंची थी, इधर चोट पहुंची थी, इधर चोट क्या पहुंची थी बताओ? अरे इतना भारी खर्चा देकर प्रॉफिट उतार दिया था। तो इधर हमारी चोट को हम कन्वर्ट करेंगे सुकून में, कि वो प्रॉफिट जो उतार दिया तो उसको चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे बोले एड बैक। हम लोग का नुकसान हुआ वो संभाल लेंगे, लेकिन तेरे को क्यों फायदा देंगे? तेरे लिए रॉयल्टी क्यों 60 हुए? ऐसा ही था तो 60 पे ही करना था ना। ऐसा ही था 60 का तुमको, तो तुम लोगों को ट्रांजेक्शन 60 पे ही करता। ट्रांजेक्शन ही 60 पे होता, टीडीएस भी 6 कटता, तेरे को भी रोना नहीं पड़ता। पहले तो तुम 100 की इंप्रेशन क्रिएट करते हो। अब तेरे भाई की बैंड बजाई, तेरे भाई वाई एक्स की, तेरे एक भाई की बैंड बजा के 100 को 60 पे लेके आए। अब तू उछल रहा है कि रॉयल्टी 60 हो तो टीडीएस भी 60 के हिसाब से हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अरे मतलब ये दोनों चीजें मतलब एक कॉमन मैसेज दिया लॉ ने। नींद के नशे में तो क्या लगेगा? ये कौन अलग एग्जाम्पल, ये अलग है नहीं। एक चीज पकड़ोगे, दोनों एक कॉन्सिक्वेंस वन कॉन्सिक्वेंस टू, दोनों में लॉ ने जनता को एक कॉमन मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया उन्होंने? देखिए हम लोग भड़कते हैं ना, तो मैदान पे उतर के जो एएलपी निकालते हैं ना, उसमें हमारा जो फायदा होना है कर लेते। अकॉर्डिंगली तुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। जैसे सी, इधर हमको 100 करोड़ को देख के चोट पहुंची थी, तो हमने हमारी चोट पे तो मलहम लगा दिया। अरे मलहम कैसे लगाया? ऐड करके। हम लोग हमारा तो देख लेंगे, तेरा क्यों ख्याल रखे? मतलब तू सोचे ये बदला तो अकॉर्डिंगली ये भी बदले। उसी तरह ये भी बोल रहा है, जब रॉयल्टी बदला तो अकॉर्डिंगली टीडीएस भी बदले। अकॉर्डिंगली वाली चीज मत ला हम लोग के सामने। तुम लोग मेरी फीलिंग समझ रहे हो कि नहीं यार? हिम्मत रखो, नींद आती समझता हो यार, सोचो ना यार, आज घर पे बैठे सो गए होते तुम लोग। फोर्सफुली पढ़ाई हो रही है, खुशी माना उसकी, चाहे नींद के झोंके में सही यार। नहीं तो घर पे ऐसे नींद वींद आ रही होती तो क्या करते? भाड़ में क्या, चद्दर दगिया लेके सो जाओ, ठंडी का मौसम है, चाय पीऊंगा बाद में, फिर देखूंगा पढ़ूंगा, फिर पढ़ाई नहीं होती बाद में से। तो क्या बात हुई बताओ? मैं एक लास्ट कुछ अकॉर्डिंगली कुछ बोला, क्या बोला था? वो जो अकॉर्डिंगली वाली चीज है ना, हम लोग के सामने लाना मत। जैसे इधर इंग्लिश में लोग बोलते हैं ना, हाँ इफ इनकम फ्रॉम बिजनेस इज मॉडिफाइड तो अकॉर्डिंगली दिस शुड ऑल्सो चेंज ना। नो, व्हाई? व्हाई दिस विल चेंज? दिस हैज चेंज बिकॉज हमको चोट लगी तो हमने हमको मलहम लगाई है, लेकिन अकॉर्डिंगली ये भी बदले क्यों? लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इसका 30% ये था तो इसका 30% 42 होना चाहिए। नहीं होगा। उसी तरह इधर अकॉर्डिंगली क्या था, कि अगर रॉयल्टी को आपने 60 करके ये 40 एडबैक किया, तो जो रॉयल्टी 60 हो गया तो अकॉर्डिंगली टीडीएस भी 6 होना चाहिए, लेकिन वो अकॉर्डिंग नहीं लाने का। इन शॉर्ट लॉ ने क्या बोला, देखो अगर तुम लोग शराफत से ट्रांजेक्शन करोगे तो दो तरफा चेंज हो जाएगा। क्या बोला? शराफत से तुम लोग करो दो तरफा, मतलब क्या? ये 140 है तो ये भी 42 हो जाएगा, दो तरफा है ना। ये 60 है तो टीडीएस भी 60 के हिसाब से। अगर तुम लोग खुद शराफत से काम करोगे तो दो तरफा होगा, लेकिन जब हमको भड़काएंगे तो एक तरफा होगा। एक तरफा मतलब समझा कि हम लोग तो इसको 60 बना देंगे, लेकिन फॉर टीडीएस पर्पस इट इज 100 ओनली। तो इसको बोलते एक तरफा हम लोग करेंगे। ये सुनो, ये 60 अगर मैंने खुद कंप्यूट किया होता, मेरे को बताओ खुद कंप्यूट किया होता तो फिर भी ट्रांजेक्शन तो 100 पे हुआ था ना। लेकिन मैंने लास्ट में खुद कंप्यूट किया, तो खुद कंप्यूट करके हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एडहॉक पेमेंट था, असली में तो 60 ही है। लेकिन वो खुद को रिटर्न फाइल करते टाइम ये हरकत करके भेजने का। सी अगर ये मैं सेल्फ से करता हूँ ना रिटर्न में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, नहीं नहीं 100 तो ऐसे ही पेमेंट कर दिया था। ये तुम लोग बोल सकते हो ना, हाँ सर को ऐसे 25,000 दिया लेकिन फीस तो 15 ही है। अरे ऐसे एडॉक 25,000 दे दिया था, अरे पापा ने ज्यादा पैसे दे दिया, जीपे तुमने कर दिया, लेकिन फीस तो 15 ही था ना। तो ऐसे ही लोग बोल सकते हैं हाँ वो तो ऐसे ही 100 था, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी तो 60 है ना। और वो लोग खुद रिटर्न में दिखा रहे हैं ना, तो मान भी हाँ ठीक है चलो, असली रॉयल्टी 60 ही है ना, 60 ही है ना, सामने से बता रहा ना। हाँ तो फिर सामने वाले को इनकम भी 60 जैसी माननी पड़ेगी। फिर वो बोले नहीं 100 ऐसे ही मिल गया, एक्चुअल तो 60 ही है। और 100 के चक्कर में 10 टीडीएस का एक्स्ट्रा टीडीएस का रिफंड भी आ जाएगा। अरे मतलब क्या कह रहा हूं मैं, खुद से सब किया होता
तो दो तरफा हो जाता, लेकिन तुम हमको भड़काएंगे तो एक तरफा होगा, समझा ना? एक तरफा दो तरफा, समझ रहे कि नहीं? फिर बाद में हम लोग हमारा जो हमको चोट लगी उस पर तो मलहम लगा देंगे, तेरा ख्याल नहीं रखेंगे, तेरे लिए 100 है तो 100 ही रहेगा वो। ये इंग्लिश से बोल सकते हो लोग? मैं ये स्टाइल में ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका सेंटेंस बहुत भारी है। एक बार ट्राई करो ना, मैं हिंदी वर्जन दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश में ट्राई करना। अगर एओ भड़केगा ना, तो उसने जो एएलपी निकाली है ना, उससे एक्स की इनकम तो मॉडिफाई हो जाएगी, बोले एडबैक वगैरह, वाई का इनकम चेंज नहीं होगा। वाई के लिए 100 की रॉयल्टी विल रिमेन 100। ये 100 को हमने 60 बनाया है इसके एंगल से, 100 को हमने 60 बनाया है। नहीं 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 नहीं, प्लीज, मेरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, कम ऑन, मैं 100 बार पढ़ा लूंगा, एक एक एक्सपेंसिव वेस्ट नहीं आना चाहिए। क्या बात हो रहा था? ये 100 जो 60 बना है वो इसके लिए ही बना है, लेकिन इसके लिए वो 60 नहीं, इसके लिए 100 इज 100 ओनली। मतलब इसकी इनकम चेंज और इसके लिए कुछ चेंज नहीं होगा। इंग्लिश में कैसे भूलने का ये सब यार? तो ये देखना, मैं जिधर जिधर हाथ रख रहा हूं ना, एक सेकंड पहले ना, लेट मी डू वन वर्किंग है तो सेंटेंस भी याद हो जाएगा। तुम लोग पता है वाई लिमिटेड ने भी इंडिया में रिटर्न फाइल किया होगा। ओके, ये देखो, वाई लिमिटेड ने ना अपना रिटर्न कैसे फाइल किया होगा, ये देखो, वाई लिमिटेड ने, उसने रॉयल्टी इनकम, अरे वाई ने इंडिया में रिटर्न फाइल किया होगा कि नहीं? अरे वाई को इंडिया में इनकम आ रही है ना, इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंडिया, रॉयल्टी, तो ये फाइल्ड रिटर्न इन इंडिया। ये देखो छोटा सा रिटर्न है, उसने $100 की रॉयल्टी दिखाई थी, और उस पर टैक्स अंडर सेक्शन 115A, इस पे 10% टैक्स लगता है, बाय द वे मैंने आज नॉलेज दिया था रॉयल्टी इनकम में। फिर वो बताएगा कि वो तो टीडीएस के फॉर्म में कट चुका है, टीडीएस अंडर सेक्शन 195, नॉन रेसिडेंट का 195 में टीडीएस कटता है, तो 10 कट गया तो उसका नील, मतलब उसने एक्चुअली तो नील रिटर्न फाइल किया था और अभी तक उसको कोई तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन अभी क्यों फुदक रहा है वो? क्योंकि जैसे एक्स लिमिटेड की स्क्रूटिनी हुई, मतलब 100 वॉज रिवाइज टू 60, तो उसको मन में क्या आ रहा है कि जब उसके लिए एक्सपेंडिचर 100 मान रहे, सॉरी 60, तो मेरे लिए इनकम भी तो 60 होनी चाहिए ना। मतलब अब वो क्या चाहता है कि इसको मैं चेंज करके मैं मेरा ये रिकम्प्यूट करूं, और वो कैसे चाह रहा है मालूम? या तो रिटर्न रिवाइज करना चाह रहा होगा, या फिर रिटर्न रिवाइज नहीं कर रहा है, उसका असेसमेंट हो गया है तो अपेरेंट मिस्टेक रेक्टिफिकेशन। अरे मैं वेरियस, या तो असेस, वाई क्या बोलेगा, मुझे रिटर्न रिवाइज करना है, रिटर्न रिवाइज करना है, मतलब वो क्या बोल रहा है, नहीं ये तो इसके लिए 60 है तो मेरे लिए भी 60 होना चाहिए, मतलब उसका रिवाइज रिटर्न वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये भी 60 होना चाहिए, और उसके हिसाब से टैक्स 6 होना चाहिए, लेकिन मेरा टीडीएस 10, टीडीएस तो 10 कट चुका है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे $4 का रिफंड चाहिए। मतलब ये रिकम्प्यूटेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कैसे? बाय रिवाइजिंग द रिटर्न। और अगर रिटर्न रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो पता है बहुत बार इसका असेसमेंट भी हो चुका होता है। अरे तो ऑर्डर में अपेरेंट मिस्टेक, अरे लोग इसको अपेरेंट मिस्टेक बोलते हैं, अपेरेंट मतलब ऑब्वियस, क्या बोलेगा वो, और जब एक्स के लिए रॉयल्टी 60 है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि मेरे लिए भी 60 ही होना चाहिए, ऑब्वियस। अरे 154 में तो कोई भी आके खड़ा हो जाता है अपेरेंट के नाम का, तो ये भी 154 के नाम पे क्या बोलेगा कि जब एक्स लिमिटेड की स्कूटी में 60 नक्की हुआ है, तो वही तो मेरा इनकम है, तो जब उसके लिए 60 नक्की हुआ है, तो इट इज ऑब्वियस कि मेरे लिए भी 60 होना चाहिए, नहीं तो 60 होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो टैक्स मेरा 6 होना चाहिए। लेकिन भारत में मेरा 10 टीडीएस कट है, तो मेरे को 4 करोड़ों में 4 करोड़ का रिफंड चाहिए, लेकिन वो रिफंड उसको नहीं मिलेगा। अरे मतलब ये जो मैं दो चीज बोला, रिवाइज रिटर्न 150, क्या बोला था? अरे मतलब लोग चेंजेस किस तरह से क्लेम करते हैं, या तो रिटर्न ताजा ताजा भरा होगा तो रिवाइज ही करना चाहते हैं, रिवाइज करो, लेकिन उसका ये रिवीजन भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या फिर काफी वक्त निकल चुका, असेसमेंट हो चुका है, ऑर्डर भी आ चुका है, तो वो रेक्टिफिकेशन क्लेम करेगा, अपील कर देगा, जो करना है करेगा।
लॉ क्या बोल रहा है, तू ये जो चीज चाहेगा ना, चाहे रिटर्न रिवाइज के जरिए कि रेक्टिफिकेशन की अपील, तेरे को ये नहीं मिलेगा दोस्त, तेरे लिए इनकम 100 ही रहेगी। नहीं बोले वो आपने 60 हमने किया क्योंकि उससे हमको चोट पहुंची थी, तेरे से तो मजा ही आ रहा था ना यार, लेकिन इसने हमको चोट दी तो हम लोग हमारी चोट को तो मलहम लगाएंगे, लेकिन एक तरफा होगा वो। सी मैंने वर्किंग क्यों किया लो, तुम लोग को सेंटेंस बाय करने में इजी होगा। अब सुनो इसका इंग्लिश वर्जन सुनो, एक से दो बार ही बोलूंगा, उतने में तो याद ही हो जाना चाहिए, कसम है तुम लोग को। इफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स अ पेमेंट सब्जेक्ट टू टीडीएस, ये नया वर्जन, राइट वर्जन ये है। इफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन involves a payment subject to TDS, then computation of ALP by AO shall lead to recomputation of the income of the assessee, but it shall not lead to the recomputation of the income of its AE. एक और बोलूंगा, याद होना चाहिए। देखो मैं पूछूंगा, किसी को पूछ सकता हूँ अचानक, आयुषी किसी का भी नंबर आ सकता, मतलब एग्जाम्पल पूजा कार्तिक किसी का भी नंबर आ सकता है। तो देखो इफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सही है ना वर्ड, इंटरनेशनल है ना, इफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स अ पेमेंट सब्जेक्ट टू टीडीएस, देन डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी बाय एओ shall lead to recomputation of the income of assessee, मतलब एक्स लिमिटेड, but it shall not lead to recomputation of the income of its A.